ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर एक ऐसी लड़की को बचाने के लिए चला गया जिसके पीछे खतरनाक गैंग मेंबर्स पड़े हुए थे। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रॉक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि सपना देखकर उठ रहा था। रॉक को इसी तरीके के अनजाने सपने आया करते। हमें तो अब चारों तरफ का सीन दिखाया गया जहां पर हालत बहुत बेकार थी। ये वो मोमेंट चल रहा था जब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते और उनसे रिसोर्सेज छीन लेते, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वही लोगों के ऊपर राज करेगा। क्राइम, गैंगस्टर्स और इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आम लोग जी नहीं पा रहे थे। सभी को खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। रॉक इससे पहले मिलिट्री में काम कर चुका था, लेकिन अब रिटायर होने के बाद वो एक स्मगलिंग का काम करता है। भले ही रॉक गलत काम करता था, लेकिन वो गलत आदमी नहीं होता है। उसका मानना था कि मेहनत करके खुद कमाओ और खुद के रिसोर्सेस यूज करो। दूसरों के ऊपर अत्याचार करके उनकी रिसोर्सेस छीनना बहुत गलत है। अब हमें दिखाया गया कि रॉक कई सारे मीट के टुकड़े लेके आकर अपने घर में आ चुका है। वो उसे पकाता है और बहुत अच्छी तरीके से खाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा था कि रॉक को कुकिंग करना कितना ज्यादा पसंद है। उसके इलाके में जितने भी लोग रॉक को जानते हैं उन्हें पता है कि ये कितना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। वेपन के साथ तो वो और ज्यादा ताकतवर होकर लड़ाई करता था। रॉक तो अब हमेशा की तरह अपने लिए खाना बनाता है और डिनर करने के लिए बैठ जाता है। वो हर चीज खाने से पहले गॉड को प्रे करता था कि उसे आज का दिन दिखाया। पर तभी अचानक कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, वो भी गन लेकर, जिन्होंने रॉक को घेर लिया था। रॉक वहां से बिल्कुल नहीं हिलता और बैठे ही रहता है। उसे पता था कि ये सभी लोग किसके लिए काम करते हैं और क्या चाहते हैं। तभी उस जगह पर उन सभी का एक लीडर काल आ जाता है जो कि रॉक से कुछ बातें करना चाहता था। अब रॉक इन सारी चीजों से नहीं डरता तो काल से क्या डरेगा। उसने काल को ही डिनर टेबल पर पटक दिया उन सभी के आदमियों के सामने। सभी सोल्जर्स ये देखकर तुरंत ही डर गए। बट अब रॉक अपना खाना छोड़ता है और सूट पहनकर निकल पड़ता है उन सोल्जर्स के बॉस से मिलने के लिए। थोड़े समय में वो लग्जरियस कार के अंदर बैठ रहा था जिसमें उनका बॉस था। इसका नाम कॉस्की होता है, जो एक इम्पोर्टेंट मिशन रॉक को देना चाहता था। उस जगह पर तो कॉस्की की वाइफ और बेटी भी बैठी हुई होती है। कॉस्की ने रॉक को साफ साफ समझाया कि तुम्हें एक लड़की को बचाकर यहाँ न्यूयॉर्क में लाना है, लेकिन रॉक ने अब गलत काम छोड़ दिए थे। वो इसके लिए मना कर रहा था। तब कॉस्की जाकर ये कहता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी कि एक नई आइडेंटिटी जहां से रॉक अपनी नई शुरुआत कर सकता था। रॉक को यही चाहिए होता है, इसीलिए उसने ये डील एक्सेप्ट कर ली। कॉस्की ने बताया कि मेरे आदमी तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तुम्हें अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करके उसे यहाँ लाना है। रॉक को फिलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती और वो बाहर वेट करने लगता है। अचानक एक हेलीकॉप्टर उसके पास कार लेकर आ रहा था। कार नीचे रख दिया जाता है और रॉक उसके अंदर बैठने चला गया। कॉस्की के आदमी वो कार को चला कर नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि हेलीकॉप्टर से उड़ाते हुए लेके जाते हैं। आधे रास्ते में तो रॉक एकदम से सो गया था और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अजीब से प्लेस पर आ जाता है। ये फॉरेस्ट के बीच में एक अलग ही दुनिया थी जहाँ कई अलग टाइप के कबीले के लोग रहा करते थे। अब रॉक वहाँ जब अपनी कार लेकर जाता है तो उस जगह से रेबेका नाम की एक लीडर वहाँ पर आती है। रेबेका रॉक को देखते ही तुरंत समझ गई कि उसे यहाँ पर क्या काम है। वो तो उस लड़की को लेके आने लगी जिसे कि रॉक सही सलामत न्यूयॉर्क सिटी में लेकर जाएगा। थोड़ी देर में वो लड़की भी आ जाती है जिसका नाम अरोरा था। रेबेका अरोरा को रॉक के साथ भेज तो देती है, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो भी उनके साथ जाएगी। अरोरा की सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरोरा बार बार रॉक को देखकर उससे पूछ रही होती है कि तुम आखिरकार कौन हो। उसके साथ जाने से पहले अरोरा को रॉक के बारे में जानना था, पर शायद रॉक इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करता। उसका सिर्फ काम था कि अरोरा को सही सलामत न्यूयॉर्क सिटी में लेकर जाना। रॉक ने मैप पर कई सारे रास्ते देख कर रखे थे जो सेफ रहेंगे और वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। रॉक तो अब उन दोनों को कार में बिठाकर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। बहुत पहाड़ी वाले इलाके को क्रॉस करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे कनेक्टेड एक रशिया का बॉर्डर था और इस जगह से आगे उन्हें ट्रेन पकड़कर जाना होगा। रॉक इसीलिए रेबेका और अरोरा को लेकर नीचे उतर जाता है और वहां से पैदल जाने लगता है। रशिया के बॉर्डर पर बहुत ही ज्यादा बेकार हालत हो चुकी थी और लोग भूख के मारे मर रहे थे। सभी इस तरीके से फैले हुए होते हैं कि वो रिसोर्सेज के लिए झगड़ा कर रहे थे। अब यहाँ रॉक को पहले से ही अंदाजा था कि अरोरा को इस तरीके से सेफली लेके जाने का काम उसे अगर दिया गया है तो जरूर अरोरा के पीछे कोई और भी पड़ा होगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें कई लोग दिखाए जाते हैं जो कि रॉक और उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे। रॉक ने तो रेबेका और अरोरा को अलग अलग कपड़े दिए ताकि वो लोगों के पहचान में न आए। अब धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहे थे ट्रेन की तरफ तो अरोरा काफी परेशान थी। वो इतने सारे लोगों को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी उन्हीं फॉरेस्ट वाले इलाकों में बिताई है। वो इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में कभी नहीं आई। अरोरा एकदम से पैनिक हो गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी।
रेबेका और रॉक को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत ही अरोरा के पीछे चले गए उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि इस जगह पर अकेले घूमना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। थोड़े समय तक ढूंढने के बाद उन्हें अरोरा मिल भी जाती है और रॉक उसे समझाते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। फिलहाल वो सब बढ़ते हैं उस ट्रेन की तरफ जिसकी मदद से वो इस जगह से बाहर निकलेंगे। रॉक अब किसी भी तरीके से रेबेका और अरोरा को लेकर उस ट्रेन में चला तो गया, लेकिन वहां पर बैठने के लिए कोई सीट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लोग मंगोलिया के होते हैं और वो रॉक को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जा रहे थे। वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उन्हें बैठने के लिए सीट प्रोवाइड ही नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि अरोरा को मंगोलियन लैंग्वेज आती थी। वो उनसे बातचीत करके ये सारी चीजें बता देती है कि हम मुसाफिर हैं और बचकर भाग रहे हैं। वो सारे मंगोलियंस इस बात को समझ जाते हैं और उन्हें बैठने के लिए सीट दे देते हैं। उन्हें अब इसी तरीके से ट्रेवल करते रहना पड़ेगा जब तक वो रशिया से क्रॉस ना हो जाए। अरोरा को इस मोमेंट पर रॉक से बातचीत करने का मौका मिल जाता है तो वो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगी। रॉक को ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वो इस बात का टॉपिक ही चेंज कर देता है। अब ट्रेन से उतरने के बाद रॉक एक क्लब हाउस के अंदर चला गया जहां पर उसे अपना एक पुराना दोस्त फिन मिल रहा था। रॉक ने अपने दोस्त फिन को बताया कि उसे किसी भी हालत में कनाडा पहुंचना है और जल्द से जल्द इस लड़की को बचाना है। फिन रॉक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक अच्छा ट्रेवल गाइड देता है जो उसकी मदद कर सके। पर तभी अचानक उस जगह पर कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि रॉक और उस लड़की को जानते थे। उन्होंने रॉक को ऑफर दिया कि वो उसे कई सारे डॉलर्स देंगे, लेकिन इसके बदले अरोरा को उन्हें देना पड़ेगा। अरोरा एक छोटी बच्ची थी, इसीलिए वो सारे गैंगस्टर्स उसे बहला फुसला कर ये कहते हैं कि उन्हें उसके फादर ने भेजा है। अरोरा ने अपने फादर को आज तक नहीं देखा था। उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि उसके फादर कौन है और किस तरीके से हैं। एक समय पर तो बिना कुछ सोचे समझे अरोरा भी उन गैंगस्टर्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन रॉक इस बात की शुरुआत से ही अगेंस्ट था। अब बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती होने के कारण रॉक को उनसे लड़ना ही पड़ता है, जो उन सबको बहुत बुरी टक्कर दे रहा था। रॉक के सामने जितने भी लोग आते जाते वो उन्हें फोड़कर आगे निकल जाता, पर ऑब्वियसली उन गैंगस्टर की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी हमें पता चला कि रेबेका भी एक बहुत अच्छी फाइटर है। वो उन सभी के बीच में आ जाती है रॉक की मदद करने के लिए और उन गैंगस्टर से फाइट करती है। अरोरा को भी कई सारे गैंगस्टर्स पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। अब तो अरोरा एक ऐसे केज में फंस जाती है जहां पर एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था। उस फाइटर ने जैसे ही अरोरा को देखा तो वो समझ गया कि ये डरी हुई है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जब रॉक यहाँ अरोरा को बचाने गया तो वो उसी केज में फंस जाता है जहाँ पर वो फाइटर था और अब उसे बाहर से बंद कर दिया गया होता है। सभी अब यही सोच रहे थे कि रॉक और उस फाइटर के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। वो फाइटर भी गलत समझ गया कि रॉक शायद इस लड़की को पकड़ने आया है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने लगा। रॉक को भी अपनी जान बचाने के लिए पलटवार तो करना ही पड़ता है और दोनों में एक डेडली वॉर हो जाती है। शुरुआत में वो फाइटर टक्कर तो दे रहा था, पर रॉक बड़ी चालाकी से उसे चोक करने लगता है। पर आखिर में अरोरा उसे रोक रही थी क्योंकि ये फाइटर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। रॉक ने उसे छोड़ तो दिया, पर वो गैंगस्टर्स यहाँ अरोरा को फिर से बहला फुसला रहे थे। अरोरा इस बार उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो अपने फादर से मिलना चाहती थी। रॉक और रेबेका उन फाइटर से ही लड़ने में बिजी होते हैं, इसीलिए वो उसके पर ध्यान नहीं दे पाते। पर जैसे ही उन्हें पता चला तो रॉक और रेबेका तुरंत ही अरोरा के पीछे भागने लगे। रॉक ने एक गन उठा ली जो सीधा उन गैंगस्टर्स पर फायर करता है। अब इतनी लगातार फायरिंग होने के कारण सभी गैंगस्टर्स रुक गए और अरोरा वापस उनके पास भागते हुए आती है। रॉक और रेबेका ने मिलकर काफी सारे गैंगस्टर्स को मार दिया था, इसीलिए बचे हुए गैंगस्टर्स वहां से भाग जाते हैं। पता नहीं अरोरा रॉक के सामने आकर काफी इमोशनल हो गई और उस पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि ये सारे गैंगस्टर्स उसके फादर ने भेजे हैं उसे लेकर आने के लिए। रॉक और रेबेका को पता होता है कि इस सिचुएशन में अरोरा क्या सोच रही होगी, तो वो उसे कंफर्टेबल करते हैं और एकदम शांति से सोचने के लिए बोलते हैं। रेबेका ने अरोरा से प्रॉमिस भी कर दिया था कि वो उसे उसके फादर के पास छोड़ेगी जरूर। अब वो तीनों वहां से निकलते हुए एक रेफ्यूजी गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं। ये उस जगह पर बढ़ रहे थे जहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी और पूरी नदी के ऊपर बर्फ जम चुकी होती है। उस पूरे ग्रुप में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अलग अलग देशों से यहाँ पर फंस चुके हैं। सभी आगे बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद किसी सबमरीन की तलाश करते हैं जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सबमरीन बर्फ को तोड़ते हुए निकलती है। ये कुछ सोल्जर्स की टीम थी जो रेफ्यूजीज को बचाने के लिए आए होते हैं। इशारा देने पर सारे रेफ्यूजीज एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे थे, पर उनकी संख्या ज्यादा थी और इतने सारे लोगों को सबमरीन में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सोल्जर्स का एक लीडर कहता है कि सबमरीन को चालू करो और आगे बढ़ो। जितने लोग सबमरीन में आ चुके हैं सिर्फ उतने को ही हम लेकर जा सकते हैं। ऐसा करने पर कई लोग पानी में गिरने लगे और उनकी जान खतरे में पड़ गई। आधे से ज्यादा लोग तो सबमरीन के ऊपर लटके हुए थे। इसीलिए अब जनरल के आदेश पर कई सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाकर नीचे गिराते हैं।
अरोरा, रॉक और रेबिना भी सबमरीन के अंदर चले गए थे, लेकिन अरोरा चाहती थी कि बाकियों को भी लिया जाए। वो तुरंत ही कंट्रोल सेंटर में चली गई और वहाँ के सोल्जर्स को मारने लगी। किसी भी हालत में वो सबमरीन को रोकना चाहती थी, बट रॉक उसे आकर समझाता है और अचानक अरोरा को दौरे पड़ने लगे। रॉक उसका ख्याल रख रहा था और अरोरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अफसोस की बात ये थी कि उन्हें बाकियों को वहीं पर छोड़ना पड़ा और जितने बचे हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस मोमेंट पर रॉक रेबिका से अरोरा के बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है, इतने सारे गैंगस्टर्स लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब जाकर रेबिका उसे सब कुछ बताती है कि अरोरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। बचपन से ही उसके अंदर कई सारी एबिलिटीज थी। वो बिना कुछ सीखे कई सारी भाषाएं बोल लेती थी और उसके अंदर से नेचुरल ताकतें बाहर निकलती। अरोरा की बॉडी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब एक डॉक्टर उसके पास आकर गया तभी उसे उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। इसी चेंजेस की वजह से उसे दौरे पड़ते हैं और वो कमजोर होती चली जा रही है। रॉक इन चीजों को सुनता है और समझ कर लेता है। उसे अभी भी डीप नॉलेज नहीं थी कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। उसे तो सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना था और अरोरा को सेफ जगह पर पहुंचाना था। रॉक तो फिन से भी बातचीत करता है और फिन ने सीधे बता दिया था कि हमें इस अरोरा नाम की लड़की से दूर रहना चाहिए। ये हमारे साथ है, मतलब हमारी भी जान को खतरा हो सकता है। रॉक ने ये भी बात नोट कर ली और अब आगे बढ़ने लगी। रॉक तो अब यहाँ पर फिन, अरोरा और रेबिका के साथ अलास्का की जगहों पर निकल पड़ा था जहाँ पर एक सेफ जगह ढूंढी जा सके। रॉक ने जो नक्शा बनाया था शायद वो यही प्लेस से होकर जाता था। उन्होंने 2 जेट्स की ले ली होती है जिससे कि वो बर्फ से बड़ी आसानी से आगे बढ़ सके। रेबिका फिन के साथ थी और वहीं अरोरा रॉक के साथ। दोनों जेट्स की का यूज करते हुए लगातार आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी रॉक ने नोटिस किया कि उनके पीछे कई ड्रोन्स पड़े हुए हैं। ये ड्रोन्स उनके ऊपर हमला करना तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरीके से फायरिंग करने के कारण अगर उनकी जेट्स के ऊपर जरा भी डैमेज हो गया तो वो मारे जाएंगे। रॉक यहाँ पर फिन के साथ कोऑर्डिनेट करके कहता है कि तुम अरोरा को भी अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाओ, तब तक वो दोनों ड्रोन्स का ध्यान भटकाएगा। रॉक ने तुरंत ही अरोरा को फिन की जेट्स की पर बिठा दिया और उससे दूर जाने लगा। दोनों ड्रोन्स का ध्यान रॉक के ऊपर चला जाता है तो वो उसका ही पीछा कर रहे होते। रॉक तो अब इतने डिस्टेंस पर आ चुका था जहाँ अरोरा को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। रॉक अब इतने डिस्टेंस पर आ चुका था कि वो ड्रोन सिर्फ अब उसका ही पीछा कर रहे थे, पर रॉक को उनसे भी बचना होगा क्योंकि उनके अंदर कई सारे वेपन्स हैं जो उस पर फायर कर रहे थे। वो थोड़ी देर तक तो उन्हें गुमराह करता रहता है और अंत में जाकर उनसे और अपनी जेट्स की को भिड़वा देता है। इसमें एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसमें कि दोनों ही ड्रोन्स खत्म हो गए, लेकिन अब साफ देखा जा सकता था कि जेट्स की ना होने की वजह से रॉक अब चल नहीं पाएगा और वो पहले से घायल हो चुका था। अरोरा इस तरीके से रॉक को छोड़कर तो नहीं जाने वाली थी, इसीलिए वो तुरंत ही रेबिका और फिन के साथ जेट्स की लेकर वहां पर आ जाती है और रॉक को वहां संभालती है। रॉक को मल्टीपल गोलियां लग चुकी थी और उससे खून भी निकल रहा होता है। अरोरा पता नहीं कैसे अपने हाथों की मदद से उसकी गोलियां निकाल रही थी। तभी फिन अचानक उनके ऊपर बंदूक तान देता है और उन्हें मारने की धमकी देने लगता है, पर तब तक रॉक ने अपनी गन निकाली और फिन को ही शूट कर दिया। इससे ये बात पता चलती है कि रॉक को पहले से ही शक था फिन के ऊपर कि वो उन्हें धोखा देने वाला है। उसने शुरुआत से उसके ऊपर नजर भी रखी थी। अब यहाँ फिन के मरने के बाद रॉक उन दोनों के साथ जेट की पर बैठकर वहाँ दूसरी तरफ पहुँच जाता है। बहुत रात होने के कारण वो एक जगह टेंट बिछाते हैं और वहीं पर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं, पर रॉक को अभी भी पता था कि उसकी मंजिल अभी बहुत ज्यादा दूर है। उसे एकदम सेफली अरोरा को वहाँ पर पहुँचाना होगा। अरोरा तो बहुत अच्छी तरीके से रॉक का ख्याल रख रही थी, जैसे कि उनके बीच अब एक बहुत ही अच्छा कांटेक्ट हो गया है। अरोरा भी यहाँ रॉक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी। उस मोमेंट पर अरोरा और रॉक को एक दूसरे से बात करने का मौका भी मिला। अरोरा तो यहाँ रॉक से सारी बातें पूछती है कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है। रॉक उसे सब कुछ बता देता है कि इलीगल काम करने से पहले वो एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसके बाद रॉक का बहुत बुरी तरीके से नाम खराब कर दिया गया। उसे किसी गलत इलीगल केसेस में फंसा दिया गया और हमेशा के लिए मिलिट्री से निकाल दिया गया। तब से ही रॉक को एक दूसरी आइडेंटिटी चाहिए थी ताकि वो अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी आराम से बिता सके, और वही एक रीजन है जिसकी वजह से रॉक ये सारी चीजें कर रहा है। सुबह होने के बाद रॉक रेबिका और अरोरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो सीधा ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट तक पहुँच चुके थे और निकल पड़े होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए। लगातार ट्रेवल करते हुए वो सिटी तक पहुँच भी गए। अब रॉक ने अरोरा को सही सलामत यहाँ ला तो दिया था, पर वो बताए गए एड्रेस के ऊपर चली जाता है। वो एक होटल में रुक रहे थे जिसके बारे में कॉस्की ने उसे बताया था। तीनों अंदर की तरफ चले जाते हैं जहाँ कई सारे स्क्रीन्स लगे हुए थे और अलग अलग न्यूज चल रहे होते हैं। रॉक को लगा कि उसका काम खत्म हो चुका है और वो अब एकदम बेफिक्र यहाँ से जा सकता है।
अरोरा तो उन सारी स्क्रीन पर देख रही थी कि किस तरीके से चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं और उसकी जो एंशिएंट जगह फॉरेस्ट में होती है उसी भी पूरा बर्बाद कर दिया गया है। अरोरा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इन सारे इंसानों के काम के ऊपर। वो बिल्कुल भी प्रकृति को बढ़ने नहीं दे रहे थे। रॉक अब टेबल पर रखा हुआ एक ईयरफोन को उठाता है जिसमें कॉस्की उससे बात कर रहा था और उसने साफ कह दिया कि रॉक ने भले ही अपना मिशन कंप्लीट किया है लेकिन उसने कई सारे रूल्स ब्रेक किए थे और इसका भुगतान उसे करना होगा। अब रेबेका यहाँ अरोरा को बताने लगी कि तुम्हें चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आने वाले हैं। हमें तो अब बाहर की तरफ कई सारे ऑफिसर्स दिखाए गए जिन्होंने पूरे होटल को घेर रखा था। उन्हीं में से एक डॉक्टर ब्रीफ केस लेकर अरोरा का चेकअप करने आता है। वो अरोरा को देखने लगा पर ये चीज रॉक को अच्छी नहीं लग रही थी। उसे कुछ तो अजीब लगता है, इसीलिए वो इसके बारे में रेबेका से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई। अरोरा अगले मोमेंट में आकर बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। रॉक इस पर रिएक्ट कर पाता है। इससे पहले उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है जो इंस्ट्रक्शन देने लगा कि तुम्हें अरोरा को एक कार में बिठा देना है जिसके बाद तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। पर रॉक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था और उन्हें शक हो रहा होता है। इसीलिए रॉक ने रेबेका के साथ मिलकर प्लान बनाया और अरोरा को लेकर वहां पर जाता तो है लेकिन उसे कार में ना बिठाकर उन सारे ऑफिसर्स पर फायर करने लगता है। सभी ऑफिसर्स एकदम चौकन्ना हो गए थे और वो क्रॉस फायर करने में बिजी हो गए। रेबेका भी रॉक की मदद कर रही थी और उन्होंने अरोरा को एक सेफ जगह पर रख दिया। रॉक और रेबेका उन दुश्मनों से लड़ने की कोशिश तो कर रहे थे पर अब उन सारे सोल्जर्स ने एक ऐसी मिसाइल फायर कर दी थी जिसमें जीपीएस लगा था। अब उसी जीपीएस की मदद से वो मिसाइल सीधा रॉक के पीछे जा रही थी उस पर हमला करने के लिए, यानी कि वो पूरी तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करने में केपेबल होती है। रॉक को तो इससे और ज्यादा परेशानी होने लगी पर वो अरोरा को कुछ होने नहीं दे सकता था। अरोरा बीच में थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं अरोरा को गोली ना लग जाए। रॉक ने बड़ी चालाकी से उन दुश्मनों के फायर किए गए मिसाइल को उन्हीं पर ब्लास्ट कर दिया। इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कई सारे सोल्जर्स इसी तरीके से मारे गए। पर सबसे बुरी बात ये थी कि उन सोल्जर्स ने रेबेका को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। रॉक तो अब वहां से सीधा चला जाता है अरोरा को बचाने के लिए क्योंकि वो एकदम बीच में खड़ी थी। पर अचानक अरोरा ने अपने हाथ में गन उठाई और रॉक के बॉडी पर शूट कर दिया। रॉक बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि अरोरा ये क्यों कर रही है और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद रॉक अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक आदमी मौजूद था। रॉक तो खुद को एक लेबोरेटरी में पा रहा था जो आर्थर नाम के एक बड़े वैज्ञानिक का होता है। ये आर्थर कोई और नहीं बल्कि अरोरा के फादर होते हैं जो कई साल पहले मरे हुए घोषित कर दिए गए थे। आर्थर ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके रॉक के उन बॉडी पार्ट्स को चेंज कर दिया होता है जो डैमेज हो चुके थे। और तो और आर्थर की टीम ने रॉक के दिमाग में ऐसे एआई सिस्टम डाल दिए होते हैं जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से सोच सके। थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद आर्थर रॉक को बताता है कि उसकी बेटी अरोरा को एक प्रीस्ट ने किडनैप कर लिया है। वो प्रीस्ट किसी भी हालत में मेरी बेटी की नेचुरल पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी। इसीलिए अब आर्थर रॉक से वो बातें पूछने लगा जो उसकी बेटी अरोरा ने उससे कही थी, क्योंकि अरोरा के अंदर फ्यूचर देखने की भी एबिलिटी है। रॉक वो चीजें याद करने की कोशिश कर रहा था पर वो ये कर नहीं पाता। इसीलिए अब उसके दिमाग को स्कैन करके ये पता लगाया जाता है कि अरोरा ने लास्ट टाइम ये कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है। न्यूयॉर्क सिटी में सभी लोग मारे जाने वाले हैं। अब इन बातों को और अच्छे तरीके से समझा जा रहा था। आर्थर तो रॉक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को बचा कर लेकर आ जाए। हमें तो अब वही प्रीस्ट दिखाई गई जिसके पास अरोरा नहीं होती, यानी वो भी अरोरा के ही चक्कर में पड़ी हुई है। वहीं रॉक कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा था अरोरा को ढूंढने के लिए। प्रीस्ट तो तुरंत ही आर्थर की लेबोरेटरी में आकर उससे पूछने लगी कि तुमने अरोरा को कहाँ छुपा कर रखा है। आर्थर ये बातें बिल्कुल नहीं कहना चाहता था। आर्थर तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तब जाकर प्रीस्ट आर्थर को साफ बता देती है कि अरोरा को उन्होंने मिलकर बनाया था तो उसके ऊपर सामान हक होना चाहिए। आर्थर इससे गुस्सा होकर सिंपली इतना कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें सिर्फ अरोरा की पावर्स चाहिए जिससे तुम फ्यूचर देख सको और अपने हिसाब से फ्यूचर को बदल सको। आर्थर के ना बताने पर वो प्रीस्ट काफी गुस्सा हो गई और तुरंत ही उसे शूट कर देती है। फॉरेस्ट के अंदर अब हमें रॉक कई सारे साथियों के साथ दिखाया गया जो अब अपने घर पर जा रहा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अरोरा ने कहा था कि मुझे घर जाना है वो अपने घर के बारे में नहीं बल्कि रॉक के घर के बारे में कह रही थी। रॉक जब अपने बहुत ही पुराने घर में जाता है तो वहाँ अरोरा मौजूद थी। इसीलिए अब रॉक सारे साथियों के साथ उसे सेफली अपने लेबोरेटरी में लेकर आ गया। अब हमें कुछ महीनों का समय दिखाया जाता है जहाँ पर अरोरा ने 2 ट्विन बच्चों को जन्म दिया था, पर उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और वो उन्हें बर्थ देकर मर गई। रॉक इस बात से इमोशनल हो जाता है, पर अब उसने इन दोनों बच्चों को पालने का डिसाइड किया था, क्योंकि इनके अंदर भी अरोरा जैसे ही बहुत सारी एबिलिटीज हो सकती हैं।
और हमारी कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।